Dear students, welcome to the lecture number 16. लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, जिसमें से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सिर्फ स्टडी किया था और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने स्टडी नहीं किए थे। असाइनमेंट ऑपरेटर से ऑनवर्ड हम देखेंगे कि और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और उनको सी लैंग्वेज में हम किस तरह से यूज़ करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से ज़ाहिर है कि ये वैल्यूज़ असाइन करता है वेरिएबल्स को। कॉन्स्टेंट्स को वैल्यूज़ असाइन नहीं हो सकती, ये बात जहन में रखें, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 10 जैसे हम कहते हैं एक कॉन्स्टेंट है, तो 10 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 10। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 10 इज़ इक्वल टू समथिंग एल्स। 10 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 10। तो इसमें कांस्टेंट को आप इस साइड पे, आपके पास इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे कोई भी वैल्यू हो, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती कभी भी, वो हमेशा वेरिएबल होगी, तभी आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो है 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं: बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बेसिक ऑपरेटर्स कौन सा है, जो आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं कि इस साइड पे वेरिएबल होता है और दूसरी साइड पे एक्सप्रेशन। इसमें हम वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू भी पूरे की पूरी असाइन कर सकते हैं, कोई एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू पहले ऐड होगी और उसके बाद जो आंसर आएगा वो रिजल्ट जो है सम को असाइन कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो हमारी राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है, बेसिकली वो असाइन हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे। जो भी हमारे पास कोई वेरिएबल होता है उसको असाइन हो जाती है। दूसरी हम देखते हैं, दूसरी टाइप का जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, दीज आर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये कुछ नई चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है, जो सी लैंग्वेज के साथ आप फर्स्ट टाइम स्टडी करने जा रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह गौर से समझ लें। जितने भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उन सब के साथ जो है, उन सब को मिला के असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बनाए गए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने कितने पढ़े? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। ये 5 आपने देखे हैं। इन 5 के साथ ही आप अगर इक्वल टू साइन लगा दें तो ये आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं। अब हम इनको कैसे यूज कैसे करेंगे और इनका मतलब क्या है। इसमें आपके पास वेरिएबल होता है इस साइड पे, और उसके बाद जो आपका ऑपरेटर आपने यूज करना है वो ऑपरेटर और उसके साथ इक्वल टू साइन। तो ये दोनों मिलकर आपके पास इक्वल टू साइन भी उसके साथ लग जाता है, और उसके बाद इस साइड पे जो भी हम वैल्यू देते हैं वो इसके साथ अप्लाई हो जाती है इस ऑपरेटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इधर ये किसके इक्वल है कि जैसे आपके पास इधर वेरिएबल है और इधर यही वाला वेरिएबल है, यानी बेसिकली आप अवॉइड करते हैं एक वेरिएबल को 2 दफा राइट करने के लिए। यहाँ ऐसे नहीं होगा कि यहाँ कोई और वेरिएबल होगा, ये कोई और वेरिएबल है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ बी है, यहाँ सम है तो यहाँ भी सम है, और उसके बाद यहाँ जो भी आप उसके साथ कोई और एक्सप्रेशन या कोई और वेरिएबल जिसके साथ, फॉर एग्जाम्पल कि ये ऑपरेशन जो है ये प्लस है, एडिशन परफॉर्म करना है आपने किसी एक वेरिएबल के साथ, और ये कोई और वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपने ऐड करते जाना है और बार बार ऐड करते जाना है इस वेरिएबल के अंदर। तो आप इसके लिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज करेंगे। इस एग्जांपल से और भी आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, जैसे कि हमने अपने पास चैप्टर नंबर 1 में तकरीबन बहुत सारे एल्गोरिदम्स में हमने ये स्टेटमेंट यूज की थी और रिपीटेडली यूज की थी। तो इसको हम सी लैंग्वेज में शॉर्ट करके, बजाय इसके कि हम ये लिखें कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, तो हम इस सम को बीच में से स्किप कर देते हैं और ये प्लस सिंबल जो है ये हम यहाँ ले आते हैं इक्वल टू साइन से पहले। तो उस सूरत में हमारे पास ये बन जाता है सम प्लस इक्वल टू एन। ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह से अगर आपको ये एक समझ में आ जाए तो बाकी भी सम बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसी तरह सम माइनस इक्वल टू एन का मतलब है सम इज इक्वल टू सम माइनस एन। अगर किसी वैल्यू को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है तो इट मीन्स के प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय एन, जो भी नेक्स्ट वैल्यू है, तो उसको हम इन शॉर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट स्टेरिक इक्वल एन। और इस तरह से अगर आपने डिवाइड करना है तो आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, को शॉर्ट करके हम कह सकते हैं स्लैश इक्वल टू। इसी तरह रिमाइंडर अगर किसी का फाइंड करना है,
हमने a रिमाइंडर b करना है, तो इसमें क्या होता है, आंसर जो है वो a में स्टोर हो रहा है। अगर आप देखें तो इसमें यही वैल्यू मॉडिफाई हो रही है, सम में से -n हो रहा है तो दोबारा वो आंसर सम में जा रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, दोबारा वैल्यू उसी प्रोडक्ट में जा रही है। a से b डिवाइड हो रहा है तो आंसर दोबारा a में जा रहा है। इसी तरह a और b का रिमाइंडर लिया जा रहा है तो रिमाइंडर जो है वो अगेन a में जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक तो कोड को शॉर्ट करते हैं, दूसरा हम मेमोरी या स्पेस बचाते हैं। हम कोई और वेरिएबल यूज नहीं करते रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, बल्कि जो रिजल्ट स्टोर करने वाला वेरिएबल है वो खुद ही एक ऑपरेंड भी होता है। यहाँ पर वो रोल प्ले कर रहा है एक और वेरिएबल का जिसमें से n माइनस होगा, और यहाँ वो रोल प्ले कर रहा है उस कंटेनर का कि दोबारा रिजल्ट इसमें दोबारा से स्टोर हो जाए। तो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर पूछें, तो मैं आपकी क्यूरीज जो है उनको सेटिस्फाई कर दूंगी। उसके बाद देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज के दरमियान किसी रिलेशनशिप को चेक करने के लिए यूज होते हैं। कोई भी दो वैल्यूज है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यूज है 10 और 20, तो 10 जो है दैट कुड बी इक्वल टू 20 और इट कुड बी नॉट इक्वल टू 20, इट कुड बी लेस देन 20, इट कुड बी ग्रेटर देन 20, इट कुड बी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास 6 केसेस बनते हैं जो दो वैल्यूज के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। तो यही टेबुलर फॉर्म में आपको गिवन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में आएगा। कुछ हम इसके अंदर एग्जांपल्स देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की, कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो अगर c से ग्रेटर देन इक्वल टू है, डिपेंड करता है a और b की वैल्यू क्या है। अगर हम यहाँ गिवन एग्जांपल में हमारे पास a की वैल्यू 25 है और b की 10 है तो इसका सम 35 होगा, और अगर c की वैल्यू जो है हमारे पास 28 है तो क्या 28 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35? नो, इट्स लेस देन। दैट्स वाई इसका आंसर फॉल्स आएगा। सेकेंड केस एग्जाम्पल में देखें x इज लेस देन 5.3, तो अगर x की वैल्यू 4.5 है तो डेफिनेटली इसका सेकेंड जो हमारी एक्सप्रेशन है इसका आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न होगा। उसके बाद है n इज इक्वल टू 20। बेसिकली दिस इज नॉट इज इक्वल, इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं कहेंगे। देखिए इसका नाम यहाँ पर गिवन है इक्वल टू, तो ये आपके पास इक्वल टू ऑपरेटर है, ये चेक करेगा कि क्या n की वैल्यू 20 है या नहीं। अगर यहाँ एक जो है वो आपके पास इक्वल टू साइन हो तो उसका मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी 20 वैल्यू जो है वो n को असाइन कर दो। लेकिन यहाँ पर डबल इक्वल टू का मतलब है कि वो इक्वालिटी चेक करेगा कि क्या n 20 के इक्वल है या नहीं। अगर n 20 के इक्वल होगा तो इसका आंसर रिटर्न होगा जो वो ट्रू होगा, और अगर n 20 के इक्वल नहीं होगा तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। इसी तरह लास्ट जो है वो हमारे पास नॉट ऑपरेटर यूज करके दिखाया गया है कि काउंट नॉट इक्वल टू 10। अगर तो 10 काउंट की वैल्यू जो है वो 10 है तो इसका आंसर ट्रू रिटर्न होगा, और अगर काउंट की वैल्यू एनीथिंग अदर देन 10 है तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स रिटर्न होगा। उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये कंपाउंड कंडीशंस बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये हम एक कंडीशन रखते हैं कि एक स्टूडेंट लेट से कि वो 10th क्लास की भी स्टूडेंट है और वो कंप्यूटर भी स्टडी करते हैं, तो ये दो कंडीशंस हैं जहां वो स्टूडेंट्स इस पे पूरे उतरेंगे जो ये दोनों कंडीशंस पे पूरे उतरते हैं कि वो 10th क्लास में भी है और वो कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। अगर वो कंप्यूटर पढ़ते हैं और 10th में नहीं बल्कि 9th क्लास में है तो वो इस कंडीशन पे पूरे नहीं उतरेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह की कंडीशंस, जब कंपाउंड कंडीशंस हो गई ना, एक से ज्यादा कंडीशंस है, तो इनको कंबाइन करने के लिए यूज करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं जिसमें एंड और नॉट, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये इवेल्युएट होते हैं। एंड ऑपरेटर का मतलब है कि जो भी दो कंडीशंस दी गई हैं वो दोनों ट्रू होंगी तो ही आपके पास आंसर ट्रू आएगा, और अदरवाइज आपके पास आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। इसको एक टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट केस क्या है कि आपका जो पहली कंडीशन है, पहला एक्सप्रेशन है वो भी ट्रू है और दूसरा एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो डेफिनेटली आपके पास आंसर ट्रू आएगा। सेकंड केस क्या है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है और सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो भी आंसर फॉल्स आएगा।
थर्ड केस है, पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है बट दूसरा ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा। और लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों ही एक्सप्रेशंस फॉल्स है, जो दोनों कंडीशंस हमने रखी है दोनों ही ट्रू नहीं है, तो भी आंसर हमारा फॉल्स आएगा। तो इसको हम किस तरह से एग्जाम्पल में देखें कि हम कह रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि a 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए। अगर आप 1 से लेकर 10 तक a की वैल्यू है तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b एंड c इज इक्वल टू 15। अब a और b को हमने कंपेयर किया कि a की वैल्यू b से ग्रेटर होनी चाहिए और इसके साथ साथ c की वैल्यू एग्जैक्टली 15 होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी, या तो a b से ग्रेटर ना हो तो भी फॉल्स आ जाएगा, और अगर c में 15 ना हुआ तो भी आंसर फॉल्स आएगा। तीसरी एग्जाम्पल जो आपको इसमें दी गई है वो कैरेक्टर का कंपैरिजन है कि अगर कैरेक्टर जो है आपका ch दैट इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन स्मॉल z, तो इसमें देखें कि अगर स्मॉल a b c आपने a से लेकर z तक की वैल्यूज को किसी जगह पे प्रिंट करना है या कंपेयर करना है या आप उनको डिस्टिंक्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर में की तरफ। इसमें अभी आपके पास इसमें बुक में कोई एग्जाम्पल प्रोग्राम नहीं है, इनका हम एग्जाम्पल कोड एक ही दफ़ा करेंगे, पहले आप इनकी लॉजिक को अच्छी तरह समझ लें। और ऑपरेटर अगर आपको एंड समझ में आ गया है तो और बहुत ही आसान है उसको समझना। इसमें कोई एक कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होगी तो आंसर ट्रू होगा। देखिए इसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, इसमें दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और में अगर आपके पास कोई एक ट्रू है तो ट्रू है और दोनों फॉल्स होंगी तो ही फॉल्स होगा। तो देखिए दोनों ट्रू है तो आपके पास आंसर ट्रू है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू है, क्योंकि और है दोनों में से एक का ट्रू होना जरूरी है। इस तरह अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आएगा, और अगर दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे गलत हो जाते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। इस एग्जाम्पल में देखें कि n इज लेस देन 10 और n इज लेस देन ग्रेटर देन 25, तो या तो n की वैल्यू 10 से अगर छोटी है तो भी हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर हमारी n की वैल्यू 25 से ग्रेटर है, यानी अगर हमारे पास n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 11 से लेकर 25 तक है तो फिर हमारे पास जो है इसका ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है इसमें है a इज ग्रेटर देन b और c इज इक्वल टू 10, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन, या तो a की वैल्यू b से ग्रेटर होगी तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर c की वैल्यू 10 होगी तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये बिल्कुल आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि हमारे पास जो भी कंडीशन है उसकी ऑपोजिट बात है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। तो नॉट a इज लेस देन b का क्या मतलब है, ट्रू तब आएगा इफ a इज नॉट लेस देन b। इन अदर वर्ड्स, if a is greater than or equal to b, the same condition can also be written as given a is greater than or equal to b। तो ये आपके पास नॉट ऑपरेटर है। प्रोग्रामिंग कोड में हम जब इसको यूज करेंगे तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें आपके पास बेसिकली आप कंडीशन से ऑपोजिट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फीचर है सी लैंग्वेज के, और ये बहुत ज़्यादा आपके पास जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है एग्जाम आपके पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, और उसके अलावा सब्जेक्टिव में भी आते हैं। प्रोग्राम्स की जो आउटपुट आपको लिखने के लिए आती है उसके अंदर भी इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं और आपको उनकी आउटपुट लिखने के लिए कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि कुछ आपको स्टेटमेंट दी होती हैं या वेरिएबल्स दिए होते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ आपने उनकी वैल्यू बतानी होती है कि उनकी फाइनल वैल्यू क्या है। इसके लिए इंक्रीमेंट का मतलब, इनके लिए प्लस प्लस 2 दफ़ा आप राइट करते हैं, इसका मतलब है 1 का इंक्रीमेंट बाय 1, और माइनस माइनस मीन्स के डिक्रीमेंट बाय 1। इसको देखें कि जैसे आपने कंपाउंड ऑपरेटर पढ़े थे उसी तरह इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। उसमें तो फिर इक्वल टू का साइन आता था, इसमें वो भी नहीं है। अगर हम कहना चाहते हैं n इज इक्वल टू n प्लस 1 तो हम इसकी जगह सिंपल n प्लस प्लस या
प्लस प्लस एन कर देंगे तो दोनों से एन में एन एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कहना चाहते हैं एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, एक डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो माइनस माइनस एन और एन माइनस माइनस इन दोनों सूरतों में एन की वैल्यू 1/1 नंबर डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास ये दोनों में क्या फर्क है? पहले वाली जो है इसको हम प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं और बाद वाली को हम पोस्ट फिक्स। यानी आपके पास इंक्रीमेंट में अगर देखें तो ये आपके पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट सिंबल है या ऑपरेशन है, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। इसका इम्पैक्ट कहाँ पर होता है? ये आपको ज्यादातर इसकी वैल्यू जो है वो आंसर मिलेगा आपके पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट में, या जब वैल्यू हम इसकी किसी को असाइन करते हैं वहां पर इनमें चेंज आएगा रिजल्ट। अदरवाइज प्लस प्लस एन या एन प्लस प्लस दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू प्लस प्लस एन, इसका मतलब है पहले n में इंक्रीमेंट करो और फिर वैल्यू a को असाइन कर दो। लेकिन अगर पोस्ट फिक्स है आपके पास n प्लस प्लस, तो इसका मतलब है कि पहले आप n की वैल्यू a को असाइन कर दो और फिर उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, तो इसमें आप देखें कि अगर आपने यहाँ पर अगर a इज इक्वल टू प्लस प्लस एन लिखा है तो 3 में पहले इंक्रीमेंट होके 4 आ जाएगा और 4 जो है वो असाइन हो जाएगा a को, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर आपने a इज इक्वल टू एन प्लस प्लस लिखा तो पहले 3 की वैल्यू जो है वो a को असाइन हो जाएगी और उसके बाद जो है n के अंदर इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू फिर भी 4 हो जाएगी। दोनों सूरतों में देखिए n की वैल्यू इंक्रीमेंट जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट के बाद असाइनमेंट भी हो रही है ए में और यहाँ असाइनमेंट पहले हो रही है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। इसी तरह प्रिंट एफ स्टेटमेंट में भी जब इसको आप यूज करेंगे तो प्रोग्राम के कोड में मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगी कि वहां पर भी अगर प्रिंट एफ में प्लस प्लस एन है तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन अगर प्रिंट एफ में एन प्लस प्लस है तो पहले वैल्यू जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर वही आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है किसी हद तक कि असाइनमेंट में एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाती है। a इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि 5 की वैल्यू a को असाइन कर दें, c इज इक्वल टू b का मतलब है b की वैल्यू c को असाइन कर दें, z इज इक्वल टू x प्लस वाई का मतलब है x और y को ऐड करें, जो आंसर आए वो z को असाइन कर दें। लेकिन यहाँ पर डबल इक्वल टू या इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये कंडीशन है। a इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, अगर a की वैल्यू 1 नहीं है तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। इसी तरह से c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो अगर a प्लस बी को ऐड करके जो आंसर आता है वो वैल्यू c के इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स है। और देखें कि इसके नतीजे में क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू असाइन हो रही है किसी वेरिएबल को, और लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन चेक हो रही है और यहाँ जो आंसर आ रहा है वो ट्रू और फॉल्स की सूरत में आ रहा है आपके पास। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो यूनरी होते हैं, कुछ बाइनरी होते हैं। यूनरी ऑपरेटर से क्या मुराद है कि इसका एक ही ऑपरेंड होता है, जैसे हमारे पास ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और नॉट। इसमें देखें कि कोई दो वेरिएबल्स नहीं है जिनके दरमियान आप ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। जबकि सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए। अब इसमें देखें कि यूनरी ऑपरेटर की क्या एग्जांपल है, a इज इक्वल टू माइनस बी। इसके से क्या मुराद है, a की वैल्यू असाइन हो रही है, b की वैल्यू जो है वो a को असाइन हो रही है, k प्लस प्लस k में इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी कोई दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखें ये a और b के दरमियान आपके पास जो है वो कोई भी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि b की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होकर a को असाइन हो रही है, बस इसमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा। इसी तरह से माइनस माइनस एक्स क्या है, x की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, कोई दूसरा आपके पास ऑपरेंड इन्वॉल्व नहीं है।
बाइनरी ऑपरेटर्स जो भी हैं उनमें दो आपके पास हमेशा ऑपरेंड होंगे। जैसे यहाँ बी और सी के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ एक्स और वाई के दरमियान मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है, यहाँ डी और ई के दरमियान रिमाइंडर कैलकुलेट हो रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास डिफरेंस है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आमतौर पे एग्जाम्स में ज़रूर आ जाता है कि बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं उनके ऊपर आप नोट राइट करें। उसके अलावा हमारे पास तीसरा जो ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर, इसको कुछ लोग टर्शरी भी बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो है ये बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर होता है और ये तीन आपके पास इसके अंदर एक्सप्रेशंस आते हैं। ये बहुत एक मैजिकल चीज़ है। आप जब इफ कंडीशन पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं है तो आप कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करके एक काफ़ी 3-4 स्टेटमेंट लंबा जो का कोड होता है उसको शॉर्ट करके आप वन लाइनर कोड बना सकते हैं। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर में क्या आ रहा है, पहली कंडीशन आती है, फिर एक एक्सप्रेशन आता है, उसके बाद फिर दूसरा एक्सप्रेशन आता है। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो पहला एक्सप्रेशन चलेगा और ये दो सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ कॉलन। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला एक्सप्रेशन चलेगा और अगर फॉल्स है तो दूसरा एक्सप्रेशन चलेगा। इसकी एग्जांपल देखें, हम कह रहे हैं ए को वैल्यू असाइन कर दी जाएगी या आ जाएगी, ए में स्टोर हो जाएगी इफ के इज ग्रेटर देन 15, तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई होके आंसर ए में चला जाएगा। अगर के 15 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एक्स और वाई जो है वो ऐड होकर उनका आंसर ए में चला जाएगा। तो देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो हम सिर्फ एक लाइन के कोड में हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इसी को हमने बहुत डिटेल से लिखना हो तो ये हमारे पास ये कंडीशन बनेगी कि इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 15 तो क्या करें, देन ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई कर दें, अगर नहीं एल्स की सूरत में हमारे पास उनको ऐड करते हैं। तो ये पूरे का पूरा कोड हमने एक लाइन में यहाँ पर राइट कर दिया। तो ये मैजिक है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर का। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से के फर्स्ट नंबर में हम 8 देते हैं, सेकंड में 7, ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 7 है। तो देखें ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो लार्जर नंबर हमारे पास 8 आ गया। कोड को देखें कि दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए और तीसरा लार्जर वेरिएबल है। एंटर टू इंटीजर्स हमने यूज़र से कहा और उसके बाद स्कैन एफ में हमने ए और बी की वैल्यू ले ली और उसके बाद हमने जैसे दी थी ए में वैल्यू 8 दी थी तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो लार्जर में ए स्टोर हो गया और लार्जर को हमने प्रिंट किया तो वो 8 हमारे पास आंसर में आ गया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये स्कैन एफ स्टेटमेंट हम 2 दफ़ा अलग अलग भी राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेती हूँ। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा एक ही स्कैन एफ स्टेटमेंट के अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज जो है वो ज़रूर इनपुट करें। हम ये दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग भी इनपुट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये नेसेसरी चेंजेस हैं जो करने होंगे। देखें दोनों में एक एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है और उसके अलावा हमारे पास इसमें ऊपर हम ए ले लेते हैं और इस तरह पहले हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ था, अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अलग अलग ले रहे हैं। तो अब देखें कि ये ए और बी हमने अलग अलग ले लिया, दो स्कैन एफ स्टेटमेंट्स यूज़ कर ली। अब हमें ये देखिए हमारे प्रोग्राम के साथ एक छोटा सा स्टैटिक लगा हुआ आ रहा है, ये शो करता है कि आपका प्रोग्राम सेव नहीं। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये सेव हो गया। अब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन किया। अब देखिए आपके पास हम वैल्यू देते हैं 8 एंड 7, तो हमारे पास वही आंसर आ गया। हमने एंटर प्रेस किया या इसी तरीके से अगर आप इसको एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, अब हम कॉमा से भी वैल्यू देकर देखते हैं तो देखें दोनों तरीकों से आपका स्कैन एफ एक ही तरह से चल रहा है, चाहे आप उन्हें अलग अलग लिखें या इकट्ठे लिखें। तो बुनियादी मकसद हमारा इसमें कंडीशनल ऑपरेटर को स्टडी करना था, वो हमने देख लिया। और इसी तरीके से अगर हम जो है इसमें बाकी मैंने आपको एडिशनल ये बता दिया कि आप स्कैन एफ स्टेटमेंट का एक और वेरिएंट भी हो सकता है। अब हम अपने प्रोग्राम की कंडीशन को चेक करने के लिए हम इसे रॉन्ग भी कंडीशन ज़रूर देकर चेक करेंगे। अब हम ए ग्रेटर नहीं देते बल्कि ए स्मॉलर नंबर दे देते हैं, ए में 1 दे देते हैं और बी में हम 10 दे देते हैं। तो देखें अब हमारा बी जो है ग्रेटर है तो हमारा अदरवाइज जो दूसरा केस था वो भी ज़रूर एग्जीक्यूट हो गया है।
जब भी आप प्रोग्राम राइट करें तो उसके तमाम केसेस को, जैसे हमने फ्लो चार्ट्स में और एल्गोरिथम्स में देखा था कि हम तकरीबन सारी वैल्यूज को चेक करके देखते थे और फिर प्रोग्राम को टेस्ट करते थे। तो टेस्टिंग यही आपके पास होती है किसी भी प्रोग्राम की, आप वैलिड इनपुट देकर उसकी वैलिड रिक्वायर्ड आउटपुट को चेक करते हैं। तो ये इस लिहाज से आपका प्रोग्राम टेस्ट हो जाता है कि जो आप करवाना चाह रहे थे वो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली वो टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं। इसके साथ ही हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए, दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए हैं, लेकिन हमने प्रोग्राम्स नहीं राइट किए, बल्कि हमने उनके एक्सप्रेशंस जो है वो छोटे छोटे इवेल्युएट करके देखे हैं सिवाय कंडीशनल ऑपरेटर के। इस सब की रीज़न ये है कि ये तमाम जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जब तक आप कंडीशनल स्ट्रक्चर यानी इफ देन एल्स वाला कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं कर लेते, तो आप पूरे के पूरे फुल फ्लेज कोड में इन ऑपरेटर्स को यूज करके नहीं देख सकते। ये रीजन थी कि आपको ये ऑपरेटर्स पार्शियली एग्जीक्यूट करके दिखाए गए हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में, लेकिन इनका कोई सैम्पल प्रोग्राम अभी तक आपको नहीं दिखाया गया। तो जैसे हम वो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वहां पर आपके पास इन सारे ऑपरेटर से रिलेटेड जो है वो कोड और उनसे रिलेटेड प्रोग्राम जरूर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा सी लैंग्वेज अब तक आप सब लोगों को इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो तकरीबन मैं सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में नीचे दोबारा से उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, जिसके अंदर आप ये स्टेप्स बताए गए हैं कि आप इस सी को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर को इंस्टॉल करने का मेथड उसके अंदर गिवन है, तो आप वहां से भी उसको वीडियो को ओपन कर सकते हैं। अब हम अपना लास्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या चीज़ है? आपने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा है BADMAS, ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या चीज़ थी कि आपने देखा कि ब्रैकेट सबसे पहले एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कोई भी पहले एग्जीक्यूट हो सकती है, रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जो लेफ्ट मोस्ट होता है कंप्यूटर में अमूमन वो पहले एग्जीक्यूट होता है। और इस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में से भी कुछ भी पहले आपके पास जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, उससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो जो लेफ्ट साइड पे पहले ऑपरेटर आ रहा होता है वो एग्जीक्यूट होता है एक ही प्रेसिडेंस लेवल पे। तो ये बेसिकली ये बहुत इसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। इससे आपका आंसर जो है वो गलत आता है अगर आप प्रेसिडेंस को फॉलो ना करें। तो इसकी फिलहाल कोई लेमन एग्जांपल आपको मैं नहीं दे रही क्योंकि लेक्चर और जो है वो लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर हम बुक में दिए हुए टेबल को देखेंगे तो इसकी प्रेसिडेंस देखेंगे कि सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की का जो है वो प्रेसिडेंस पढ़ी है, आपने ये बाकी ऑपरेटर्स की नहीं पढ़ी हुई। तो इसमें देखें कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की सबसे हायर प्रायोरिटी है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद फिर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर ये तीनों होंगे, जिसमें से आपको ऑलरेडी पता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रायोरिटी हाई थी आपके पास इससे पहले तक के नॉलेज में। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी है, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद आपके पास फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी आपके पास उनकी जो है वो प्रेसिडेंस है कि उसमें इक्वल टू नॉट इक्वल टू सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं, फिर नॉट ऑपरेटर, फिर लॉजिकल एंड फिर लॉजिकल और ये इस सीक्वेंस को भी आपने याद रखना है। और इन सब के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है क्योंकि इसने फाइनली जो है वो वैल्यूज को असाइन करनी होती हैं। वैल्यूज ये आपके पास इक्वल टू, क्योंकि ये अब आपको खुद भी समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें जब आपके पास एग्जीक्यूट होके आंसर आ जाएगा फाइनल, तभी उसको असाइनमेंट कहीं करने की कोई रीज़न हमारे पास बनती है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में आ भी जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें कि 7 स्टेरिक 10 मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद फिर एडिशन और डिवीजन। तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास टेबल में देखें तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। तो लेकिन हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट मोस्ट पे आ रहा है, तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली, 70 आ गया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, बाकी हमारी वैल्यू एज इट इज़ है। अभी हमने ना डिवीजन परफॉर्म किया, हालांकि कर सकते थे
लेकिन हम 1 बाय 1 एक स्टेप में जा रहे हैं। अदरवाइज ये 5 3 का रिमाइंडर 3 ये भी साथ ही कर सकते थे और 9 बाय 3 भी साथ ही कर सकते थे, लेकिन हम 1 बाय 1 करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन है, इसको हमने अभी नहीं परफॉर्म करना, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। 5 बाय 3, तो 5 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 से 3, रिमाइंडर 2 आता है, तो ये 2 आ गया। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन और रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है एज इट इज नीचे आ गया। अब हम देखेंगे, अब हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पहला ऑपरेटर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, रिमेनिंग एज इट इज रहने देंगे। अब हम आएंगे यहाँ पर तो देखें डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास रह गया है, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन है तो सही, लेकिन हम इनको परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस कम है डिवीजन ऑपरेटर से। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद अब हम चाहे 70 माइनस 8 पहले करें या 8 प्लस 3 करें, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पहले लेफ्ट मोस्ट को चलाएंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, 70 माइनस 8 करेंगे 62 आ जाएगा, और फिर प्लस 3 करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 65 आ जाएगा। तो इस तरह की भी आपके पास एक्सप्रेशंस आ सकते हैं जिसके अंदर आपने आंसर ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट करके उसका आंसर देना होगा। अब इस प्रेसिडेंस में हमारे पास ब्रैकेट सबसे पावरफुल होती हैं। अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं इस प्रेसिडेंस को, तो अगर हम ब्रैकेट्स अप्लाई करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में a डिवाइडेड बाय b प्लस c, इसमें अब डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस हमारे पास ब्रैकेट्स की है, ब्रेसेस की है। तो पहले हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, b और c को ऐड करेंगे और फिर हम a की वैल्यू को इसके सम से डिवाइड करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास ये चैप्टर जो है हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट देखेंगे, और उसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो उसको हम देखेंगे। वो अगर आप मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी वो टॉपिक जो है वो रिपीट भी कर दूंगी। अदरवाइज हर वीडियो के साथ आप उसके कमेंट्स में जो भी डिफ़िकल्टी आती है उस वीडियो से रिलेटेड, या कोई कॉन्सेप्ट है जिसे आप फर्दर डिटेल में देखना चाहते हैं, उससे रेलिवेंट आप ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो वो फिर मैं आपके 10th ग्रेड के मेंटल लेवल के मुताबिक आसान ज़ुबान में उसकी एक स्मॉल छोटी सी वीडियो बना के कम ड्यूरेशन की, तो वो आपके लिए अपलोड कर दूंगी, और इस तरह आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।